सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग फाइन। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 इंडिया पाकिस्तान चाइना वाला। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीबीएसई। सो हम लोग इसको फटाफट से शुरू करके फटाफट से ख़त्म करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं डेवलपमेंट पार्ट ऑफ द इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान के बारे में। तो जो इंडिया है और जो पाकिस्तान है उसको इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, वाइल जो चाइना है उसको इंडिपेंडेंस मिली थी 1949 में। इंडिया का पहला 5 ईयर प्लान आया था 1951 में, चाइना का आया था 1953 में, देन आपका पाकिस्तान का आया था 1956 में। ठीक है, 1980 तक तीनों ने ही सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी और सेम ग्रोथ रेट से तीनों बढ़ रहे थे। देन आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ, चाइना बहुत ही ज़्यादा हाई पेस से बढ़ने लग गया, इंडिया और पाकिस्तान पीछे रह गए। सो फर्स्टली हम लोग बात कर लेते हैं चाइना के बारे में। तो चाइना जो है वो चाइना जो है बेसिकली इस्टेब्लिश हुआ था 1949 में, मतलब उसको इंडिपेंडेंस मिली थी 1949 में। ठीक है, और ये कंसिडर किया जाता है एज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, एंड इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी ये थी मंडारिन। मंडारिन याद रख सकते हो अगर आप लोगों को आंसर में इंक्लूड करना है तो। ठीक है, एंड इट वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर द वन पार्टी रूल सिस्टम नोन एज कम्युनिस्ट सिस्टम। ठीक है, अब पॉलिसीज क्या क्या आई चाइना में, क्या क्या हुआ वो समझते हैं। देखो, सबसे जो दो मेन इंपॉर्टेंट चेंजेस थे वो थे, एक तो जीएलएफ और एक था आपका जीपीसीआर। जीपीसीआर क्या था, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। सो दोनों को एक एक करके देखेंगे, देन इसके बाद में जब माओ की डेथ हो गई फिर क्या हुआ, फिर हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं जीएलएफ क्या था, यानी ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन था ये। 1958 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और इसको इनिशिएट किया था माओ जेडोंग ने। एंड इसका एम क्या था, टू ट्रांसफॉर्म द एग्रेरियन इकोनॉमी इनटू द इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी। बेसिकली एग्रेरियन इकोनॉमी को मॉडर्न इकोनॉमी में चेंज करना था, और इसके अंडर जो पीपल थे उनको इनकरेज किया गया टू set up the industries in their backyards। ठीक है, एंड 1958 तक आते आते क्या हुआ था, अराउंड 26,000 कम्यून्स फॉर्म हो गए थे, विच बेसिकली कवर्स द ऑलमोस्ट ऑल द फार्म पॉपुलेशन। ठीक है, और जो जीएलएफ कैंपेन है वो इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया बिकॉज उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। जैसे एक तो ड्रॉट आ गया था, ड्रॉट बेसिकली आ गया था। ठीक है, जिसने अराउंड 30 मिलियन पीपल को किल कर दिया था। ठीक है, एंड सेकेंडली जो रशिया के है ना कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे विद चाइना, जिसके कारण जो रशिया ने प्रोफेशनल भेज रखे थे चाइना में टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो भी रशिया ने विड्रू कर लिए, जिसके कारण क्या हुआ कि जो प्रोफेशनल्स थे इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प कर रहे थे जो चाइना में, वो लोग भी यहाँ से चले गए। ठीक है, देन ये कैंपेन ओवर हुआ। ठीक है, देन उसके बाद में 1965 में एक नया रिवॉल्यूशन शुरू किया गया बाय माओ, और 1965 में इसने इंट्रोड्यूस किया ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। ठीक है, 1965 में इंट्रोड्यूस किया, वो 1958 में इंट्रोड्यूस किया था, राइट। अब इसके अंतर्गत क्या किया, माओ ने इंट्रोड्यूस किया ये रिवॉल्यूशन। इसमें जो स्टूडेंट्स थे और प्रोफेशनल्स थे, दे वर सेंट टू द वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। ठीक है, एंड ये जो है ये भी इतना सक्सेस नहीं मिल पाया। ठीक है, अब जब माओ की डेथ हो गई अराउंड 1960s में, लेट 1960s में माओ की डेथ हो गई थी, फिर जो चाइना की प्रेजेंट रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी उसको कैसे डील किया गया वो समझते हैं। फिर जो रिफॉर्म्स है वो आया आपके चाइना में 1978 में। सो जो चाइना है उसमें आए इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स 1978 में, जो कि 2 फेजेस में आए थे। पहला फेज में जो रिफॉर्म्स थे दे वर इनिशिएटेड इन द एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड सेक्टर, वाइल जिस बेसिकली इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था कि एग्रीकल्चर में कम्यून लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड दे वर एलोकेटेड टू द इंडिविजुअल्स। ठीक है, और इसके अलावा लेटर फेज़ में क्या हुआ था, सेकेंड फेज़ में 2 फेज़ में आया था। तो पहला फेज़ में तो एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में रखा, और दूसरे फेज़ में क्या हुआ था, दूसरे फेज़ में हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर फर्म्स, विलेज इंटरप्राइज और बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस रिफॉर्म्स को इनिशिएट कर दिया गया, जिसमें फिर प्राइवेट सेक्टर फर्म्स वर अलाउड टू प्रोड्यूस द गुड्स। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर फर्म को अलाउ कर दिया गया था टू प्रोड्यूस द गुड्स। सेकेंडली
अब जो है जो भी गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज होती थी उनको भी कंपटीशन फेस करना पड़ता था। थर्डली ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम लॉन्च हुआ। ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम क्या था? ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी थी जिसमें फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल द फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स on the prices fixed by the government, and for all the other transactions the inputs and outputs were purchased and sold at the market prices. So इसमें क्या था कि कुछ प्रोडक्ट्स यानी कुछ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट या फिर कह सकते हो कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इसमें रिजर्व कर लिया जाता था, और वो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो केवल और केवल गवर्नमेंट से ही हमें बाय और सेल करनी होती थी एट दी प्राइजेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, और जो बाकी की जो ट्रांजैक्शन होती थी वो हम खुद से डील करते थे, और किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइसेस। ठीक है। देन उसके बाद में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का भी यहाँ पे फंडा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स फॉर्म हुए इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दी फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है। सो यहाँ पे चाइना का जो है वो ओवर होता है। ठीक है ना। तो अब हमने क्या क्या पढ़ा वो हम जानते हैं। देखो, चाइना में सबसे पहले इंडिपेंडेंस कब आई थी? 1949 में। ठीक है। देन उसका फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? 1953 में। ठीक है। देन उसके बाद में हमने पढ़ा कि चाइना में सबसे पहले GLF कैंपेन शुरू हुआ जो कि था ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन 1958, जिसमें माओ ने इनिशिएट किया था टू कन्वर्ट दी एग्रेरियन इकोनॉमी इनटू दी मॉडर्न इकोनॉमी, एंड इसका जो बेसिक मोटिव था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया गया था? कम्यून सेटअप करे गए थे, एंड जो पीपल थे उनको एनकरेज किया गया था टू सेटअप द इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स। ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गई थी, और प्रॉब्लम्स क्या क्या आई थी कि एक तो ड्रॉट आ गया था जिसके कारण 30 मिलियन पीपल की डेथ हो गई थी। सेकेंडली चाइना के कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे विद द रशिया। ठीक है। जिससे उन्होंने प्रोफेशनल्स विड्रू कर लिए थे अपने, और फिर उसके बाद में 1965 में आया आपका ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, जिसके अंदर क्या किया गया था? जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स थे दे वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम दी कंट्री साइड। ठीक है। फिर उसके बाद में जब माओ की डेथ हो गई लेट 1960s में, तो फिर आए रिफॉर्म्स इन 1978। ठीक है। जिसके अंदर जो रिफॉर्म्स थे वो 2 फेजेस में आए थे। एक तो इनिशियल फेज था जिसमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो है वो इनिशिएट हुए थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, और आपका फॉरेन ट्रेड में। और सेकेंडली मतलब लेटर फेज में उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए थे, इनिशिएट कर दिए थे इन दी इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर फर्म को अब अलाउ कर दिया गया था गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, और जो भी गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस थे उनको भी अब कंपटीशन फेस करना होता था। ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम आया जिसके अंदर जो प्राइजेस है वो दो वेज में फिक्स होती थी। एक तो फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बाय और सेल करना पड़ता था कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ इनपुट और आउटपुट बाय द गवर्नमेंट फिक्स्ड बाय द ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। और जो बाकी की ट्रांजेक्शन्स थी यानी बाकी के जो भी आउटपुट या इनपुट होते थे वो परचेज और सोल्ड होते थे ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइसेस। ठीक है। फोर्थली इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप कर दिए थे इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दी फॉरेन इन्वेस्टर्स। सो ये हमारी शॉर्ट समरी हो गई फॉर दी चाइना। बढ़ेंगे पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान बेसिकली ऑफिशियली नोन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस आई थी ऑन 14 अगस्त 1947, और पाकिस्तान जो है बेसिकली स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ से आगे की तरफ बढ़ रहा था। ठीक है। वाइल जो चाइना है वो बहुत ही ज़्यादा पेस पे आगे बढ़ चुका था। ठीक है। पाकिस्तान में मिलिट्री रूल भी ज़्यादा था, एंड जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती थी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रहती थी। ठीक है। और पाकिस्तान 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इन द वर्ल्ड, और जो 1/3 पॉपुलेशन है ना उसकी वो बिलो दी पॉवर्टी लाइन है। ठीक है। नाउ बेसिकली इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है पाकिस्तान की वो इंग्लिश है, वाइल ट्रेडिशनल लैंग्वेज उर्दू है। अच्छा, तो अब आए पाकिस्तान में रिफॉर्म्स। पाकिस्तान में रिफॉर्म्स कब आए? पाकिस्तान में रिफॉर्म्स आए 1988 में। 1988 में पाकिस्तान में रिफॉर्म्स आए थे। ठीक है। रिफॉर्म्स क्या क्या आए थे? सबसे पहला तो उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करा, मतलब मिक्सचर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। सेकेंडली इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वेराइटी ऑफ रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है। थर्डली इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था
जिसके कारण एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ था, ठीक है। और ऑल्सो इन्होंने इंक्रीज़ किया था पब्लिक इन्वेस्टमेंट में इन द इंफ्रास्ट्रक्चर विच लीड्स टू राइज इन द प्रोडक्शन, ठीक है। और फिर उसके बाद में इन्होंने कुछ 1972-1973 में यानी अर्ली 1970s में नेशनलाइजेशन ऑफ गुड कैपिटल गुड इंडस्ट्री कर दिया था, ठीक है ना। और फिर लेट 1970s में गवर्नमेंट ने डी नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी है वो अडॉप्ट कर ली थी, ठीक है। 1970s लेट 1970s में ही इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट लिया था, ठीक है, फ्रॉम दी वेस्टर्न नेशंस एंड दी बेसिकली दूसरे कंट्रीज से लाइक यूके, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा, ठीक है। एंड रेमिटेंसेस फ्रॉम द इमिग्रेंट्स टू मिडल ईस्ट एंड इस चीज़ ने हेल्प किया था किसमें, इन स्टिमुलेटिंग दी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ दी पाकिस्तान। और ऑल्सो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए थे, जिसके कारण पीपल मोटिवेट होते थे टू सेटअप द न्यू इंडस्ट्रीज़, बेसिकली नए इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो मोटिवेट हुआ करते थे। नाउ हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, नेशनलाइजेशन और डी नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ है वो है ना, अब कौन सेटअप करेगा, पब्लिक इंडस्ट्री सेटअप करेगी, ठीक है, पब्लिक सेक्टर सेटअप करेगी। वाइल जो डी नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो इंडस्ट्रीज़ है वो अब दोनों ही क्या बोलते हैं सेक्टर्स सेटअप कर सकती है, प्राइवेट और पब्लिक। अब हम लोग बात करते हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के बारे में। सो यहाँ पे आप लोगों को क्या गिवन होता है, यहाँ पे कुछ डेटाज आप लोगों को गिवन होंगे, इसके बेसिस पे आपके पास क्वेश्चन आएगा एंड आप लोगों को इसका आंसर बना के लिखना होता है। सो यहाँ पे हम अगर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग चाइना का सबसे ज़्यादा है। देन डेंसिटी की बात करें यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने पीपल रह रहे हैं तो वो है इंडिया में सबसे ज़्यादा, देन आफ्टर पाकिस्तान में, देन आफ्टर आपका चाइना में, ठीक है, क्योंकि चाइना का क्या है जो एरिया है ना वो बहुत ज़्यादा है। देन थर्डली एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कितना है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे किस में है, पाकिस्तान में है, देन इंडिया में एंड देन चाइना में है। देन सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है आपको चाइना में, देन पाकिस्तान में, देन इंडिया में। फर्टिलिटी रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको क्या बोलते हैं पाकिस्तान में देखने को मिलेगा एंड सबसे कम आपको चाइना में देखने को मिलेगा। देन आपके अर्बनाइजेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे चाइना में देखने को मिलेगा, देयर आफ्टर हम लोगों को यहाँ पे पाकिस्तान में देखने को मिलेगा एंड देन आपका इंडिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चाइना की जो है पॉपुलेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाती है। हालांकि अब जो है लेटेस्ट डेटाज के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों के इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जो चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ है एनुअल ग्रोथ वो बहुत ही कम है। क्यों है, ड्यू टू दी वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना, ठीक है। चाइना एक लार्जेस्ट नेशन है एंड पॉपुलेशन ऑफ चाइना जो है वो 1/10 ऑफ चाइना या फिर इंडिया कह सकते हो आप, ठीक है। तो इतनी कम पॉपुलेशन है इन दी पाकिस्तान। तो देख ही सकते हो आप यहाँ पे 212 और वहाँ पे कितना है 1300, अराउंड 1400 वहाँ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। देन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हायर है किसमें, पाकिस्तान में, एंड इसको क्या बोलते हैं चाइना है उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ कम है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो गई चाइना में, ठीक है, इसलिए। देन हमारे पास में जो सेक्स रेशियो है वो कम है किसमें, इंडिया और पाकिस्तान में, बिकॉज ऑफ द प्रेफरेंस फॉर सन, ठीक है। और चाइना में है ना ज़्यादा एल्डरी पीपल को प्रपोर्शन में रखा गया है देन दी यंग पीपल। ऐसा क्यों, क्योंकि जो स्कॉलर्स थे उन्होंने बताया कि आप लोगों की कंट्री में एल्डर पीपल ज़्यादा हो जाएंगे देन दी यंग पीपल। सो अब क्या है चाइना ने अलाउ कर दिया एक कपल के 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा है किसके अंदर, चाइना में, इंडिया में सबसे कम है, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे जीडीपी ग्रोथ रेट की तरफ। तो देखो इस टेबल से आता है एनालाइज करने वाला काम, ठीक है। यहाँ पे देखो 1980 से 1990 के बीच में और फिर 2015 से 17 के बीच में दिया हुआ है हमें डेटा। तो ये डेटा चेंज होता रहता है, हालांकि अभी की ये न्यू बुक है बिल्कुल 2022-2023 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में।
ठीक है। 1980 से 1990 के बीच में जो इंडिया की ग्रोथ रेट थी वो 5.7 थी, चाइना की 10.3 थी और पाकिस्तान की 6.3 थी। तो आप देख सकते हो चाइना ने है ना डबल डिजिट ग्रोथ करी थी 1980 से 1990 के बीच में, ठीक है। और वही आप देखोगे 2015 और 17 में यहाँ पे आप देख सकते हो देयर वाज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान, वाइल देयर वाज अ मॉडरेट ग्रोथ इन द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी बढ़ी है, बाकी दोनों की कम हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है। सो यहाँ देख सकते हो चाइना की जो है वो सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है। अब ये जो ऊपर डेटा लिखा हुआ है पेन से वो चेंज डेटा है जो एज पर 2022-23 आया है ना। अब जैसे जैसे ईयर्स आगे बढ़ते जाएंगे ये डेटा चेंज होता जाएगा, तो आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो फ्रॉम द एनसीईआरटी पीडीएफ अवेलेबल ऑन द नेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि जो चाइना है वो अर्ली 1980s से 1990s के बीच में डबल डिजिट ग्रोथ रेट मेंटेन कर रहा था, लेकिन 2015 तक आते आते इन्होंने इवन दी 5% बेसिकली 5% के अराउंड इसकी ग्रोथ, सॉरी 5 नहीं 6% के अराउंड इसकी ग्रोथ रेट हो गई। बेसिकली अभी हमने 6% देखो 7.9% का है, तो सॉरी 6.8% है फॉर चाइना, राइट। तो यहाँ पे इसकी डिक्रीज हो गई ग्रोथ रेट। सो पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान चाइना से ज़्यादा ग्रोथ रेट पे चल रहा था इन 1980s, बट 2015 तक आते आते पाकिस्तान की भी ग्रोथ रेट यहाँ पे कम देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ टुवर्ड्स द जीडीपी इन इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी आ रहा है पाकिस्तान से की तरफ से, बिकॉज पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड है एंड एग्रीकल्चर की बहुत ही ज़्यादा अच्छी सॉइल है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है एग्रीकल्चर सेक्टर से। देन इंडस्ट्रियल सेक्टर से आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जैसा कि हमें पता ही है चाइना में होगा ऑब्वियसली, सो यहाँ पे चाइना में ही देखने को मिल जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी। एंड सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाता है अगेन फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। एंड यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही ज़्यादा वीक है पाकिस्तान में, एंड इंडिया में जो है वो तीनों ही सिमिलर, मतलब क्वाइट सिमिलर है। सर्विस में हालांकि थोड़ा ज़्यादा है, बाकी उसमें तो क्वाइट सिमिलर है, ठीक है। ओके, देन हम लोग बात करेंगे सेक्टोरल शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। सो यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट की तरफ, तो ये देख सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और, ओनली जो 10% एरिया है ना टोटल लैंड एरिया का चाइना का, वो ही केवल एग्रीकल्चर लैंड के लिए अवेलेबल है, ठीक है। देन यहाँ पे सेक्टरल शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट देख सकते हो, सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कहाँ पे है देख सकते हो आप, इंडिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड पीपल है, हालांकि जीडीपी में ग्रोथ रेट उसकी सबसे कम है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो एंगेज्ड है वो है चाइना के अंदर, ठीक है। एंड सर्विस सेक्टर में जो है वो है चाइना में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो तीनों ही सेक्टर है उसमें इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में कम प्रोपोर्शन है देन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। वैसे तो चाइना में ठीक है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में तो है ये, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो हम लोग बढ़ेंगे अब इस पर्टिकुलर टेबल के ऊपर, जो कि अब सब लोग बोलते हैं कि ये टेबल रन करना होगा या फिर क्या है। तो बेसिकली ये टेबल आप लोगों को लर्न नहीं करनी होती है, इसमें जस्ट आप लोग ये याद रखना कि इंडिया की ज़्यादा है या पाकिस्तान की ज़्यादा है या चाइना की। सो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पे चाइना का रहता है, एंड देन सबसे लास्ट यहाँ पे पाकिस्तान का रहता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे में, लेकिन कुछ कुछ छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सबसे पहले है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट कितनी ग्रोथ रेट से हो रहा है, इसमें जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, मैक्सिमम 1 होती है। तो यहाँ देख सकते हैं आप चाइना की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। देन रैंक यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो चाइना की है। भाई रैंक तो जितनी कम होती है उतना अच्छा होता है ना, सो दिस इज़ व्हाट, तो चाइना की कम है, देन उसके बाद में यहाँ पे इंडिया की है, एंड देन पाकिस्तान की है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी सबसे ज़्यादा किस में है, चाइना में है, देन उसके बाद में इंडिया में है, देन पाकिस्तान में। देन मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब जो स्कूलिंग कर रहे बच्चे ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव, वो सबसे ज़्यादा देख सकते हो चाइना में है, देन इंडिया में, देन पाकिस्तान में है। और जीडीपी पर कैपिटा, परचेजिंग पावर पैरिटी,
सो यहाँ पे परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या होता है, देखो जीडीपी जो निकलती है ना वो हर कंट्री में अलग अलग पैरामीटर के ऊपर निकलती है। सो हम लोग इसको कंपैरिजन करने के लिए यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं एंड इसको हम परचेसिंग पावर पैरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा आपको चाइना में देखने को मिलेगी, देन उसके बाद में इंडिया में एंड देन पाकिस्तान में। देन यहाँ पे पीपल बिलो दी पॉवर्टी लाइन यहाँ पे सबसे कम देखने को मिलेंगे चाइना में, देन यहाँ पे इंडिया में, देन यहाँ पे पाकिस्तान में। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सॉरी मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पे जो पीपल बिलो दी पॉवर्टी लाइन है ये सबसे कम तो चाइना में है, देन पाकिस्तान में, देन सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंडिया में देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ये डेटा मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, बिकॉज जो पीपल बिलो दी पॉवर्टी लाइन है ये भी किस में ज़्यादा होना चाहिए, पाकिस्तान में ज़्यादा होना चाहिए था। ठीक है, देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जो कि सबसे कम यहाँ पे देख सकते हो चाइना में, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी यहाँ पे देख सकते हो चाइना में सबसे कम है, देन आपका पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ देख सकते हो सबसे ज़्यादा यहाँ पे चाइना में है, देन सबसे जो कम है वो यहाँ पे इंडिया में देखने को मिल जाती है। ठीक है ना, देन उसके बाद में यहाँ पे परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश चिल्ड्रन की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम यहाँ पे चाइना है, देन यहाँ पे उसके बाद में सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान का देखने को मिल जाता है। हालांकि ये डेटा अभी चेंज हुआ है, तो डेटा चेंज होने के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो इंडिया में देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी फॉर इंस्टांस आप लोग एक बार चेक कर लेना बुक में। तो या अगर अब हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो 1970 तक या फिर कह सकते हैं 1980s तक तीनों ही कंट्री में सिमिलर लेवल से डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है, जो कि लो रेट से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था। आफ्टरवर्ड्स जो है रिफॉर्म्स आए, देन जो है डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। तो इंडिया की इकनॉमी ने परफॉर्म किया है मॉडरेटली, वेराज जो उधर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है इंडिया में। ठीक है ना, कई बहुत ज़्यादा रिच है तो कई बहुत ज़्यादा पुअर है, इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। पाकिस्तान की इकनॉमी की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो स्लो मैनर में परफॉर्म कर रही है। हालांकि अभी कुछ फ्यू ईयर्स बैक उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है एंड वो आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अभी भी दोनों ही कंट्रीज से पीछे हैं। जो इसका मेन रीज़न है वो क्या है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, ओवर डिपेंडेंस है रेमिटेंस पे। ठीक है ना, ओवर डिपेंडेंस रेमिटेंस पे देखने को, फिर फॉरेन एड जो है हेल्प पे वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, मतलब फॉरेन लोन्स पे वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, और पाकिस्तान होप कर रही है कि वो इम्प्रूव कर पाए अपनी सिचुएशन को और मेंटेन कर पाए जीडीपी को ज़्यादा। ठीक है, एंड कुछ अभी फ्यू इयर्स बैक से ही इसकी इकोनॉमिक रिकवरी काफ़ी पॉजिटिव मैनर में निकल के आ रही है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि जो पाकिस्तान है वो हाईली डिपेंडेंट है ऑन दी एग्रीकल्चर, है ना, और एग्रीकल्चर पे वो बेसिकली क्या बोलते हैं, मॉनसून पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। अगर बात करूँ मैं चाइना की, तो चाइना काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेट से डेवलप हुआ है। ठीक है ना, लेकिन जो चाइना है उसमें ह्यूमन राइट्स का कोई मेजर कंसर्न नहीं है। ठीक है, क्योंकि उधर कोई लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम है। ठीक है, बट फ्रॉम लास्ट 3 डिकेड्स चाइना जो है वो अपनी ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ कर रहा है और पॉवर्टी लेवल को कम कर रहा है। और चाइना जो है मार्केट मैकेनिज़्म यूज़ करा है इसने टू क्रिएट दी सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मार्केट मैकेनिज़्म मतलब डिमांड सप्लाई को बहुत अच्छे से यूज़ करा गया है जिससे हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। ऑल्सो वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। सो इसलिए सबसे ज़्यादा चाइना ग्रोथ रेट में सबसे ज़्यादा आगे निकलता है। देन यहाँ पे अपना इंडिया है एंड देन यहाँ पे पाकिस्तान देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले चाइना, देन हमारा देश यानी इंडिया एंड देन पाकिस्तान। सो ये था आज की वीडियो का मेन टॉपिक एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के बारे में। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रह जाती है जो कि लिबर्टी इंडिकेटर्स है, जो कि उससे क्वेश्चन उठ के आ जाता है, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। लिबर्टी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? लिबर्टी इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स विच रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम टू द इंडिविजुअल्स इन अ कंट्री। बेसिकली लिबर्टी इंडिकेटर एक इंडेक्स है जो कि मेजर करती है क्या, हाउ मच दी पार्टिसिपेटिंग पीपल आर देयर, मतलब कितना हमें राइट मिल रहा है टू पार्टिसिपेट। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन गिवन टू द राइट ऑफ सिटीजन,
और लॉ ऑफ सॉरी द रूल मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड द रूल ऑफ लॉ। अच्छा, तो ये इंडेक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाता है, प्लेइंग द इम्पॉर्टेंट रोल। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स है वो इनकम्प्लीट बोला जाता है जब तक ये लिबर्टी इंडिकेटर्स उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। तो लिबर्टी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये दो वो इंडिकेटर्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम टू द इंडिविजुअल्स इन द कंट्री। ठीक है, सो यहाँ पे डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी एंड अप्रेजल में क्या दिया हुआ है? डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ चाइना और फिर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में स्लो ग्रोथ हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि वो हाईली डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे। ठीक है, सेकेंडली उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती थी पाकिस्तान में। थर्डली फॉरेन लोन्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे और रेमिटेंसेस पे डिपेंडेंट थे, मतलब ओवर डिपेंडेंट थे। डिपेंडेंट होना ठीक है, लेकिन ओवर डिपेंडेंट थे वो लोग। ठीक है, चाइना ने रिफॉर्म क्यों इंट्रोड्यूस करी है 1978 में? क्योंकि जो वहाँ की सरकार थी, है ना, लीडरशिप थी उस टाइम पे, तो वो चाइना की ग्रोथ रेट से खुश नहीं थी। ठीक है ना, और लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन द चाइनीज़ इकोनॉमी अंडर द माओइस्ट रूल। ठीक है, और वो बेसिकली स्लो पेस ऑफ ग्रोथ से जो है खुश नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि जो माओइस्ट का विजन था ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, वो फेल हुआ। ठीक है, इसलिए फिर जो चाइना की जो उस टाइम पे गवर्नमेंट थी उसने जो है वो रिफॉर्म्स लाना शुरू करे। ठीक है, और ऐसे जो है वो चाइना के रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होना शुरू हुए। सो ये पूरा कंप्लीट होता है एंड टू एंड तक हमारा चैप्टर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर पूरी तरह से, है ना, कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। So that's all for today. Hope you liked this. If you like this, please like, share, subscribe. Meet you in the next video. Till then, goodbye and take care.